अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्विज नंबर 1 का पहला पहला मॉड्यूल जिसमें था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स में हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमारे पास जस्ट था गैसेस एंड लिक्विड्स और मेनली फोकस जो था वो गैसेस पे है। नेक्स्ट में आपका लिक्विड्स भी इंक्लूड होगा और एक दो एमसीक्यूज गैसेस के, मैक्सिमम सॉलिड्स पे होगा। तो हमारा पहला एमसीक्यू हमारे पहले क्विज का है जी, द गैसेस बिकम नॉन आइडियल एट। आपके पास 4 ऑप्शंस थे: high temperature, high pressure, low temperature, high pressure, high temperature, low pressure, and the low temperature and low pressure। तो आपके पास राइट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे हमारे पास गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाती हैं। रीजन क्या है? रीजन हमारे पास इसकी ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज्यादा है तो गैसेस के मॉलिक्यूल करीब करीब है एक दूसरे के, उनकी मूवमेंट बहुत कम है, एक दूसरे के करीब है, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट है। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि गैसेस जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएंगी हमारे पास। The next MCQ है, who made volume and pressure correction to explain the deviation of gases from ideal behavior। कि हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने जो आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें करेक्शन की थी, उसके वॉल्यूम वाले फैक्टर में भी, उसके प्रेशर वाले फैक्टर में भी। तो हमारे पास साइंटिस्ट का नेम है जी डी ऑप्शन, वंडरवॉल्स। वंडरवॉल्स वो साइंटिस्ट था जिसने वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन दी थी आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट डू वी कॉल टू सडन एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा? सडन एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड द जॉल थॉमसन इफेक्ट। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में हम इसको यूज करते हैं और जॉल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जी, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स। क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस लिक्विड रह सकते हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। देन स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस और सेंट इन एयर इज ड्यू टू। कि आप किसी कमरे में स्प्रे करते हो एक साइड पे कोने में और थोड़ी देर के बाद आप देखते हो वो जो फ्रेग्रेंस है वो एयर फ्रेशनर जो है आपका पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ रही होती है। रीजन क्या है? रीजन है जी ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से पूरे कमरे में वो गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं और खुशबू पूरे कमरे में आ रही होती है। What is the abundant form of matter on Earth? Most abundant form of matter on Earth is solid. A option। हमारे पास, अगर आपके पास ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर ऑन यूनिवर्स आ जाए तो यूनिवर्स में हमारे पास सबसे अबंडेंट प्लाज्मा पाई जाती है, लेकिन अर्थ पे हमारे पास सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो सॉलिड पाई जाती है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, इन हाउ मेनी फॉर्म्स डू मैटर एग्जिस्ट। मैटर जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है 4 डिफरेंट फॉर्म्स में: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो यूनिवर्स में आपके पास ये 4 एग्जिस्ट करती हैं मैटर की फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट गैसेस? गैसेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है? तो ए इसका राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विद द सेम स्पीड। गलत है ये हमारे पास। क्यों गलत है? कि ऑल मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है, किसी की ज्यादा है, फिर जिनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी वो स्केप आउट भी कर जाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी ऑल मॉलिक्यूल बिहेव इंडिपेंडेंटली, ये ठीक है। पीवी over RT is equal to N जनरल गैस इक्वेशन है। ऑल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड थ्रू लेंस मेथड। बिल्कुल हर गैस को हम नहीं करते, H2 और हीलियम को हम नहीं कर सकते इसके थ्रू। द वीकेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इज। आपको बहुत सारी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस दी गई है, उनमें वीकेस्ट पूछी गई है आपसे, तो वीकेस्ट कौन सी है? वंडर वॉल्स दी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी है, डाइपोल डाइपोल दी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द वीकेस्ट फॉर्म। सॉरी, वंडर वॉल्स फोर्सेस इज द वीकेस्ट। वंडर वॉल्स फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ ले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीकेस्ट पूछ ले तो वंडरवॉल्स। वंडरवॉल्स फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कि जो भी चीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ही अब जो दिख रहा है मोबाइल प्रेजेंट है, मोबाइल रखा हुआ है इस
साइड टेबल पे, तो मोबाइल और साइड टेबल के दरमियान भी एक अट्रैक्शन है। मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, उस चेयर के साथ मेरी अट्रैक्शन है। ये लैपटॉप पड़ा है इधर, इसकी अट्रैक्शन है टेबल के साथ। तो हर चीज के दरमियान कोई ना कोई छोटी सी अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो स्टेबल है, उसको हम कहते हैं वन डेर वाल्स अट्रैक्शन। और ये बहुत ज्यादा वीक होती है। देखो मोबाइल को मैंने उठा लिया है साइड से, तो वो अट्रैक्शन टूट गई है। तो बॉल पेन पड़ी है साथ ही, इसको उठा लिया है, वो अट्रैक्शन टूट गई है। तो वंडर वॉल्स फोर्सेस हर एक के दरमियान एग्जिस्ट करती है और बहुत ही वीक है। छोटी सी फोर्स के साथ आप उसको तोड़ सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। देन आपके पास नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज गैसेस डिफ्यूज मोर क्विकली देन ऑक्सीजन। तो कौन सी होगी जी इसमें? इसमें राइट ऑप्शन है NO। बी ऑप्शन, रीजन क्या है? डिफ्यूजन और एफ्यूजन हमारे पास लॉ है। तो उसमें हमारे पास लॉ में क्या कहते हैं? वो लॉ में कहते हैं डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ अ गैस, मैं लिख रही हूँ, डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ अ गैस इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। तो जितनी मोलर मास आपका ज्यादा होगा उतनी डिफ्यूजन कम हो जाएगी। तो क्या है, विच ऑफ दिस डिफ्यूज मोर क्विकली? कौन सी होगी जिसका मोलर मास कम होगा? ऑक्सीजन से वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज जाएगी। ऑक्सीजन का आपके पास O2 होता है, 16 और 16 32। 32 से अब इसका मैस कम हो जाएगा, वो डिफ्यूज जल्दी हो जाएगा। अब इसका 16 32 और 34 होता है मोलर मैस। इसका बनेगा 35.5, 35.5 कितना बनेगा? 65 प्लस समथिंग। और इसका हो जाएगा 14 प्लस 16। ये कितना बना? 28 प्लस 16, 9 10 11 12 13 14, 4 और एक इधर गया, और ये बन गया 44। तो सबका ज्यादा है। NO का हमारे पास क्या है? NO का हमारा 32 से कम है, ये है 16। 16 प्लस 14, 30। तो अब NO का जो मोलर मास है वो ऑक्सीजन से कम है, तो वो डिफ्यूज क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन से जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हो मोलर मास की बेस पे कि जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन और या इफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी और अंडर रूट के ज्यादा हो जाएगी। और ये लॉ कौन सा है हमारे पास? ये लॉ कहलाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। देन है लिंड्स मेथड इज अप्लाइड फॉर। लिंड्स मेथड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? लिंड्स मेथड हम यूज करते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए, डी ऑप्शन। एक सेकंड दे मुझे। देन है द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट्स चीफली फ्रॉम। नॉन आइडियल बिहेवियर हमारे पास क्यों एग्जिस्ट करता है गैसेस का? नॉन आइडियल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस एंड फाइनाइट वॉल्यूम की वजह से। Then the process of effusion and diffusion are best understood by। कौन सा अभी मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कि डील करता है डिफ्यूजन और फ्यूजन के साथ? तो वो है जी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, बी ऑप्शन। देन है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। किसकी डेंसिटी सबसे कम है? कौन सी ऐसी स्टेट है? तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है गैसेस। गैसेस की डेंसिटी का सबसे कम है, फिर लिक्विड्स की है, सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है आपके पास। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मैटर की कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट जो है वो गैस ही है आपके पास। इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती है, निग्लिजिबल होती हैं, बहुत वीकेस्ट होती हैं। तो आपके पास ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड द गैस। फिर है फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। ये तो सोचा जाता है कि जो यूनिवर्स थी, जो सबसे पहले जो एग्जिस्ट करती थी मैटर यूनिवर्स में, वो थी प्लाज्मा, डी ऑप्शन। प्लाज्मा इज द फर्स्ट स्टेट दैट एवर एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्स। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी। एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन पे गैसेस की डिफ्यूजन क्या इफेक्ट हो जाएगा? तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, जीरो। एब्सोल्यूट जीरो वो जीरो है, हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, अटेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं अटेन हो सकता? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे हमारे पास सारी मोशन सीज हो जाती है। कोई काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एवरीथिंग, कोई मूवमेंट नहीं होती एब्सोल्यूट जीरो पे, एवरीथिंग विल बी जीरो। तो इसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो भी जीरो हो जाएगी। ये मूवमेंट ही नहीं है ना, डिफ्यूजन क्या है? रैंडम मूवमेंट या हैphazard मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो जब मूवमेंट है ही नहीं, कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो डिफ्यूजन भी जीरो हो जाएगी एब्सोल्यूट जीरो पे, दैट इज अनअटेनेबल। At constant temperature, the pressure of an ideal gas is doubled. Its density become, density क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। क्यों डबल हो जाएगी भी? क्योंकि आप खुद देखो
कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, करीब आते जाएंगे मॉलिक्यूल, वो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल करीब है, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल, उसकी डेंसिटी भी डबल हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइडियल गैसेस हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, आइडियल गैसेस के पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी नहीं है? ऑप्शंस है एब्सेंस ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, प्रेजेंट होती है, ये तो हमारे पास आइडियल गैसेस में हम क्या कहते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक, हम कहते हैं आइडियल गैसेस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई नो स्पेस, ये जो है आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं, निग्लिजिबल करते हैं, लेकिन करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। Which of the following is not considered as an intermolecular force between molecules? Coordinate covalent bond, hydrogen bonding, Debye और London forces. तो A option is the right option. आपके पास जो coordinate covalent bond है, that is not as intermolecular force नहीं है, ये हमारे पास इंट्रा की टाइप है, not a intermolecular force। ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल, डिबाय फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आती है इंटरमोलेकुलर में। और इंट्रा में हमारे पास आती है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मोलेकुलर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास टाइप है इंट्रा की। सो ए ऑप्शन इज द राइट वन। Which of the following has strongest intermolecular force of attraction? आपको देंगे H2, Cl2, I2 और CH4 हाइड्रोकार्बन, सारे नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर में जो हमारे पास फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, मेनली डोमिनेट करती हैं, वो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हमारे पास डिपेंड करती हैं साइज पे। जितना बड़ा साइज होगा किसी भी चीज का, उतना उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी लंडन फोर्सेस, क्योंकि डिस्पर्जन ज्यादा होती है। तो हमारे पास H2, Cl2, I2 और मीथेन से सबसे ज्यादा जो बड़ा साइज है वो है I2 का, आयोडाइन का। तो आयोडाइन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि सारे के सारे नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। Which type of intermolecular forces are due to the attraction between temporary dipole and the induced temporary dipole? टेम्परेरी और इंड्यूस्ड टेम्परेरी डायपोल के दरमियान जो अट्रैक्शन कहलाती है वो कहलाती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले एक टेम्परेरी डायपोल बनेगा, और वो जो टेम्परेरी है वो दूसरे वाले में इंड्यूस करवाएगा, और इसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन हो जाएगी, और उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। सी ऑप्शन। Which of the following exist for a very short time? सबसे छोटे टाइम के लिए कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है? वो करती है लंडन डिस्पर्जन, क्योंकि ये होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहे होते हैं आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट शेल में, तो एक टाइम में इलेक्ट्रॉन की मोशन एक डायरेक्शन में है, दूसरी साइड में दूसरी साइड पे होती है। तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे फौरन से बनेंगी, फौरन से खत्म हो जाती है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में कहा जाता है ये वेरी शॉर्ट लाइफ फोर्सेस हैं, एक सेकेंड में बन रही है, एक सेकेंड में टूट रही है, क्योंकि ये टेम्परेरी डायपोल्स की वजह से बनती है, परमानेंट डायपोल्स की वजह से नहीं बनती, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। Which type of interparticle forces hold liquid N2 together? अब लिक्विड N2 क्या है? देखो N2 एक जैसे एटम्स आ गए हैं, तो नॉन पोलर नेचर का है। नॉन पोलर में हमारे पास कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करती हैं? दीज आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो अपने मॉलिक्यूल को देखने हैं, देखो वो किस कैटेगरी के, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसकी फोर्सेस आ जाएंगी। अगर मैं कह दूं वाटर, तो वाटर में आपको पता है मेनली इंटरमोलेकुलर फोर्स कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर को है लाइक N2, H2, Cl2, तो क्लियर कट है कौन सी आ जाएगी? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अगर आपके पास परमानेंट डाइपोल वाला कोई मॉलिक्यूल आता है लाइक HCl, इसमें डाइपोल डाइपोल आ जाएगी। अगर मैं कहूँ Na पॉजिटिव इन वाटर, तो Na पॉजिटिव इन वाटर में क्या आएगी? आयन डाइपोल फोर्सेस, के एक आयन है और परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है, तो आयन डाइपोल फोर्सेस। तो डिपेंड देखो कि किस टाइप का मॉलिक्यूल वो दे रहा है आपको, तो जिस टाइप का वो मॉलिक्यूल दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी फोर्सेस आ जाएंगी। 1 ATM is equal to 760 torr is equal to 760 mm of Hg। जितने ATM है उसमें 760 टॉर होते हैं, और जितने टॉर होते हैं उतने ही mm of Hg होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। Escape of gases through small hole is called, स्मॉल होल से सडन escape गैसेस से क्या कहलाता है? इफ्यूजन।
बी ऑप्शन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स एट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो किस पे होती है? इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, 5 पे भी होती है, 50 पे भी होती है, 100 पे होती है, ऑल। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑल। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन सबसे तेज अगर मैं कह दूं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज द मोस्ट फास्टेस्ट एट, तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा जहां होगी वो होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होती है, लेकिन होती हर टेम्परेचर पे है। तो मैंने यहाँ पे बस पूछा इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स एट, तो वो सब पे हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। नॉन एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का नॉन एसआई यूनिट कौन सा आपके पास? पॉइस, पॉइस इज द नॉन एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, बी ऑप्शन। ये पहला जो है पास्कल सेकंड, ये आपके पास एसआई यूनिट है विस्कोसिटी का। एसआई यूनिट हमारे पास पास्कल सेकंड है, और पॉइस इज द नॉन एसआई यूनिट है। राउंड शेप ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग फॉलिंग, जब एक बारिश का कतरा आसमान से गिर रहा होता है, उसकी शेप स्फेरिकल राउंड शेप सी होती है। उसकी वो शेप जो है वो, उसकी रीजन क्या है? राउंड या स्फेरिकल शेप जो होती है रेन के ड्रॉप की, वो क्यों होती है? वो होती है सरफेस टेंशन की वजह से, बी ऑप्शन। सरफेस टेंशन जो है वाहिद जो कतरे को गोल और स्फेरिकल की तरफ लेके जाता है। साइंटिस्ट हु डिस्कस द फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी, कौन सा साइंटिस्ट है जिसने विस्कोसिटी पे बहुत ज्यादा बात की है, जिसने विस्कोसिटी को कंसीडर किया था? वो था सर आइजैक न्यूटन, बी ऑप्शन इज द राइट वन। सर आइजैक न्यूटन ने विस्कोसिटी की थ्योरी भी दी थी हमें। ठीक हो गया। देन हमारे पास बीएड का पोर्शन है। बीएड में है हमारे पास प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, ये गैदर करना और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को और इसको डिस्कस करना डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इस चीज को हम कहते हैं असेसमेंट। हमारा पहला मॉड्यूल टेस्ट में है असेसमेंट वाले का, टीचिंग। तो इसकी प्रॉपर मैंने आपको डेफिनेशन उठा के दी थी। बहुत इजी असेसमेंट क्या है? प्रोसेस का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको डिस्कस करें, उसमें देखेंगे स्टूडेंट में क्या कमी है, क्या चीजें चेंजिंग करनी चाहिए, पूरा प्रोसेस को डिस्कस करना स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी ताकि इंप्रूव हो सके, उसको हम कहते हैं असेसमेंट, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू प्लम्बा एंड बांटा, प्लम्बा एंड बांटा दो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था असेसमेंट के प्रोसेस में। उनके मुताबिक क्लासमेट असेसमेंट इज अ कैसा था? सिस्टमेटिक प्रोसेस था। उन्होंने कहा था कि हम रैंडम नहीं कर सकते, और हमने क्लास की असेसमेंट करनी है तो हमें एक सिस्टमेटिक वे से गुजरना पड़ेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसीजर्स बनाने हैं। इन्होंने असेसमेंट के स्टेप्स भी दी थे, 7 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के हम सिस्टमेटिक एक लाइन बाय लाइन असेसमेंट के प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू Plomba and Banta, class assessment is a systematic process. Tool that act as a bridge and connect past and future of a student is called assessment. C option, कि assessment is a tool जो कि क्या करता है? स्टूडेंट के पास को फ्यूचर से कनेक्ट करता है ताकि उसकी बेहतर इंप्रूवमेंट की जा सके। तो C option is the right one. प्रोसेस ऑफ जजिंग सम एबिलिटी एंड डिसाइडिंग अबाउट समवन्स एबिलिटी इज कॉल्ड, हम किसी की एबिलिटी को जज करना हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग, ए ऑप्शन। जो आप फर्स्ट क्लिक में किसी की एबिलिटी को जज करते हैं ना, उसको हम कहते हैं टेस्टिंग। इवेल्युएटिंग होता है लास्ट स्टेप पे। अगर मैं बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लास के सेंस में बात करूं कि मैं आज क्लास में आई हूँ, मैंने आते ही बच्चों का टेस्ट लिया है, ठीक है। अभी लाइक आज आपका पहला पहला क्विज था, तो पहले क्विज के बाद अगर मैं आप लोगों की देखती हूँ कि बच्चों ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है, तो इसको मैं कहूंगी मेरा ये टेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। अब आप लोग सारे टेस्ट दे दो, और फिर उसके बाद हमारे जो लॉन्ग क्विजेस होंगे उसमें मैं आपको इवेल्युएट करूंगी। तो टेस्टिंग एक बहुत स्टार्टिंग का फिनोमेना है, इवेल्युएटिंग एक बिल्कुल लास्ट का फिनोमेना है। तो क्विक जजिंग किसी चीज की, उसको किसी की एबिलिटी को जज करना स्टार्टिंग में ही, उसको हम कहते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। देन है मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप इन असेसमेंट इज, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप जो असेसमेंट में कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आखिरी स्टेप है हमारा, बहुत सारे स्टेप से गुजरते हैं, और इवेल्युएशन के लिए आपकी सेंसेस का, आपकी ऑब्जर्वेशन का, हर चीज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और सारे स्टेप्स को आप कीनली ऑनेस्टली करते हो तब आप किसी चीज को इवेल्युएट कर सकते हो। तो इवेल्युएशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप इन द असेसमेंट। बेसिक पर्पस ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट हम क्यों करते हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है इंप्रूवमेंट, बी ऑप्शन।
टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट स्टेप्स आर डन बाय टीचर। ऐसी टेस्टिंग जिसमें टीचर क्या करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों स्टेप्स करता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबसे बड़ी गलती हम फॉर्मेटिव में ये करते हैं कि हम इसमें से जस्ट फॉर्मल को कंसीडर करते हैं। फॉर्मेटिव में एक टीचर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों स्टेप्स फॉलो कर रहा होता है। फॉर्मल में वो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के डेली के क्विज दे रही हूँ, ये एक फॉर्मल मेथड है। इनफॉर्मल में डेली का क्विज देना है, लेकिन एक दिन आके मैं क्विज के साथ साथ कोई एडिशनल चीज दे देती हूँ जो कि इनफॉर्मल थी, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था आपको, सडन आके सरप्राइज क्विज दे दिया। लाइक अब आज आपका 7 को है, अगला आई थिंक आपको 13 को टेस्ट है, तो मैं आके 10 को अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले लूँ आधे घंटे पहले, उसको मैं कहूंगी फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आएगा वो भी आपका। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच असेसमेंट मेनली फोकस ऑन द आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम। तो वो असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें आपका मेन फोकस आउटकम पे होता है, दरमियान में आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं उस पर हम कंसर्न नहीं रखते, तो हमारे पास है जी समेटिव असेसमेंट। लाइक आपकी कोई जो मेनली प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रुपिंग फॉर्म में प्रोजेक्ट्स, उसमें आपका मेन जो आपने आउटकम किया होता है, जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उस पे होता है फोकस टीचर का। आपने दरमियान में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कोई मॉडल बनाने के लिए क्या मेहनत की है उस पे फोकस नहीं होता। तो आपके पास ए टाइप का समेटिव असेसमेंट इज द टाइप इन विच वी डील विद द आउटकम ऑफ अ प्रोग्राम। Failing in achieving the goal and then looking on policies and making a change in order one, कि आप कोई गोल था उसको अचीव नहीं कर पाए, देन आपने अपनी इंटरनल पॉलिसीज पे फोकस किया और उनमें कोई चेंजिंग की, तो इस टाइप के असेसमेंट को हम क्या कहते हैं कि अपनी इंटरनल पॉलिसीज पे अपना कंसर्न करना, इसको हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट। सी ऑप्शन। Which assessment mainly focus on students problem, especially language learning? स्टूडेंट के वीक एरियाज को फोकस करना, स्पेशली अगर उनको लैंग्वेज का कोई इशू आ रहा है तो हम उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ए ऑप्शन। देन इफ अ स्टूडेंट ये होगा टेक्स पार्ट या परफॉर्म्स, इफ अ स्टूडेंट परफॉर्म्स इन डिबेट कंपटीशन, उसने डिबेट में पार्टिसिपेट किया है लेकिन कोई पोजीशन हासिल नहीं की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट। क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट ऐसी टाइप असेसमेंट की जिसमें हमने परफॉर्मेंस पे फोकस करना होता है, हमारा मकसद जो है ना पोजीशन पे नहीं होता, हम कितने मार्क्स ले रहे हैं इसका कंसर्न नहीं है, हमने उस चीज से कुछ सीखा है, हमने उस चीज में कोई अपना रोल प्ले किया है, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ गई है, इस चीज पे फोकस करना एक आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग हुई है, मार्क्स की तरफ नहीं जाना, पोजीशन की तरफ नहीं जाना, इस चीज को हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट। तो डिबेट के कंपटीशन, एस्से के कंपटीशन जहां बच्चा सीखता है उस चीज को हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट। वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट रेंज फॉर, हमारे पास रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं जो कि रेंज करती हैं 0 to 1। ए ऑप्शन इज द राइट वन। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ असेसमेंट इज जनरली कॉल्ड, कि किसी भी असेसमेंट की बार बार एक ही रिजल्ट आने को हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। ए ऑप्शन इज द राइट वन। और एजुकेशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस टाइप के असेसमेंट को फॉलो करता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है नॉर्म रेफर्ड। नॉर्म रेफर्ड बिल्कुल ऑपोजिट है क्राइटेरिया के। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा कंसर्न होता है मार्क्स पे, हमें कंसर्न नहीं है बीच में हमने कितना पढ़ा है, हमने कम स्टडी की है, एट द एंड हमने काम क्या किया है, बहुत मेहनत कर ली है, या बात को हमने क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं और उसमें से सारा पेपर आ गया और हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, हमने फर्स्ट पोजीशन ले ली, तो इस चीज को हमारे एजुकेशन सिस्टम में नंबर पे आता है, सीजीपीए पे सारा फोकस होता है। दरम्यान में हमने क्या सीखा, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है, इस पे हम इतना फोकस नहीं करते, तो इसका आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। सिनोनिम ऑफ एब्सर्ड, एब्सर्ड का सिनोनिम क्या होता है, एब्सर्ड हम कहते हैं किसी सिली चीज को, किसी स्टूपिड नॉनसेंस चीज को, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन यहाँ पे, एब्सर्ड स्टूपिड नॉनसेंस। एब्रिज, एब्रिज का एंटोनिम पूछा, ऑपोजिट पूछा आपसे, एब्रिज हम कहते हैं किसी चीज को छोटा कर देने को, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेंथन, किसी चीज को लंबा खींचने को, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। देन नेक्स्ट आपके पास है सिनोनिम ऑफ एबहॉर, एबहॉरेंस। एबहॉरेंस हम कहते हैं किसी चीज को ना पसंद करना, डिसलाइक करना, हेट करना, तो यहाँ पे हमारे पास यॉन, फैटी, हेट, मिस्टीरियस, सी ऑप्शन मोस्ट क्लोजेस्ट है, हेट, नफरत करना किसी चीज से।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है आई फील पेन इन माई आर्म। यहाँ पे पेन आपका क्या है? तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी नाउन की टाइप्स थी हमारे पास, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन था जो आप टच ना कर सको, फील कर सको, उसमें हमारे पास क्वालिटी थी, एक्शन थे। तो पेन हमारे पास वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की टाइप था। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। Choose the right one. Sun sheds his beams on everyone. Sun sheds her beams on everyone. Sun shed its beam on everyone, or none of these. तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? आपके पास है ए ऑप्शन, सन शेड्स हिज बीम। हमने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ताकत को और सीनियोरिटी को शो करती हैं, वो आप मेल लेते हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेंडरनेस को, नरमी को, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती हैं, वो फीमेल कंसीडर करते हैं। तो सन को हम पावरफुल कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास इसका जेंडर मेल आता है, तो हम इसके साथ हम हिज लगाएंगे। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। अगर यहाँ पे मून होता तो चांद को हम खूबसूरती में लेते हैं, तो चांद का जो जेंडर है उसको हम हर कंसीडर करते हैं, तो हर आता। तो सन के लिए आपके पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन। Then choose the right one. Your hair are black, your hair is black, your hairs are black, your hairs is black. So B option is the right one. Your hair is black. इसको मैंने वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ आपको कि कब आप हेयर के साथ इज लगाओगे, कब आर लगाओगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन इज द राइट वन। बस ये लास्ट था आपका, खत्म काम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्विज के लिए आपको मटेरियल भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह अभी आधे घंटे तक। तो आप लोग इतना रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।